वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन, और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में या नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में। अभी हम केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वो दो तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक हम इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शंस पढ़ते हैं और एक हम न्यूक्लियॉन्स की रिएक्शंस पढ़ते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन पढ़ते हैं वो हमारा सिंपल केमिस्ट्री है, और जहाँ हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ते हैं वो हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन वाला पार्ट होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आर द रिएक्शन दैट अफेक्ट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नाभिकीय अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जो नाभिक में होती है। जो किसी भी परमाणु का नाभिक होता है उसमें जो पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? जो स्टेबल पार्ट्स होते हैं उनमें है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इनकी जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन में और नाभिक की रिएक्शंस में जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की अभिक्रियाएं होती है तो एलिमेंट वही रहता है हमारा, मतलब तत्व सेम रहता है। अगर आप कार्बन की रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें तत्व चेंज नहीं होते, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वो ट्रांसम्यूटेशन होती है, मतलब तत्वांतरण अभिक्रियाएं जिनको बोला जाता है कि रिएक्शन के बाद में एक तत्व दूसरे तत्व में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस हैं वो बाहरी कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है, सरफेस एरिया है। इन सब पर इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रियाएं प्रभावित होती है, उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस पर किसी भी तरीके के बाह्य कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ना तो हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं और ना हम उन रिएक्शंस को रोक सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस में और न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस जब हम पढ़ते हैं तो जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटनी बैक्वेरेल व्हेन a photographic plate never exposed to sunlight in his lab had become exposed. The only possible culprit was the nearby uranium salt sitting on the bench top. एक्स किरणों की खोज के बाद में एंटनी बैक्वेरेल जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो यूरेनियम सॉल्ट है, यूरेनियम लवण है, वो निरंतर ऐसी विकिरणें उत्सर्जित करता है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। इन किरणों को सबसे पहले बैक्वेरेल किरणें कहा गया था। उसके बाद में देखा गया कि केवल यूरेनियम ही नहीं, थोरियम में भी इस तरीके की रिएक्शंस, इस तरीके की एमिशंस उनको देखने को मिली। इन किरणों को मैडम क्यूरी ने सबसे पहले रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो एक्टिव रेज कहा, और उन्होंने ही इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी घटना को रेडियो एक्टिविता का नाम सुझाया कि हम इसको नाम दे सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की जो घटना होती है, जो फिनोमिनन होती है, वो उच्च अणुभार वाले तत्वों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्यों? क्योंकि इनके नाभिक अस्थायी होते हैं, और वो उनकी खास बात क्या है, वो बिना किसी बाह्य प्रयत्न के स्वतः ही टूटते रहते हैं। किसी भी भौतिक परिस्थितियों द्वारा इस प्रोसेस को ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही इसको रोका जा सकता है, और ना ही हम इसको त्वरित कर सकते हैं, ना हम इसको धीमा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस प्रकार परमाणुवीय नाभिकों का स्वतः प्रवर्तित परिघटन ही क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, या रेडियो एक्टिवता जिसको हम बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिनन ऑफ रेडिएशन बीइंग इजेक्टेड स्पॉन्टेनियसली बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस until it reaches a more stable arrangement. जो एक अस्थायी नाभिक होता है उसमें से रेडियो एक्टिव विकिरणें अपने आप निकलती हैं, और कब तक निकलती है? जब तक कि वो किसी स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर परिवर्तित नहीं हो जाता। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। इसके लिए जो हम साइन लगाते हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं उन पे हम इस तरीके का साइन लगाते हैं। The term radioactivity was first used by Marie Curie in 1898.
Curie and her husband Pierre Curie found that the radioactive particles were emitted as either electrically negative, which were called the beta particles, or the positive particle, which are called alpha particles. रेडियो एक्टिविटी की अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ड सजेस्ट किया था वो मैरी क्यूरी ने किया था, और उन्होंने बताया कि इसमें से दो तरीके के पार्टिकल्स निकलते हैं। एक बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि निगेटिव होते हैं, और दूसरे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का कुल मिलाकर के क्या मतलब हुआ कि अपने आप होने वाली एक घटना है जिसमें जो अस्थायी नाभिक है वो कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब आपको ये एनर्जी स्केल पे हमने स्टेबिलिटी का एक दिखाया है, ये स्टेबल न्यूक्लियस दिखाया है, रेडियो एक्टिव और मेटास्टेबल स्टेट दिखाया है, और ये फिर पूरा अनस्टेबल के जो कि टूटने वाला है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब नाभिकीय स्थिरता को हम किस तरीके से बताते हैं, हम एक अनुपात बताते हैं, जो हमारा अनुपात होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का अनुपात, उस अनुपात के आधार पर हम नाभिकीय स्थिरता को बताते हैं। उसमें ये माना जाता है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो हमारा 1:1 का है, 1 और 1 का अनुपात है, तो वो स्टेबल होते हैं। यहाँ तक कि 1 से 1.5 तक वो स्थायी होते हैं। इस रेशियो से 1.1 से लेकर के 1.5 से आगे कम वाला या ज़्यादा वाला, दोनों रेशियो पे नाभिक अस्थायी हो जाते हैं। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नाभिक का जो हमारा आकार होता है वो 10⁻⁻14 to -15 मीटर की रेंज का होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। उस बहुत छोटे पार्ट में जो प्रोटॉन्स हैं हमारे वो सारे पॉजिटिव हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूट्रल है, उदासीन है। तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रतिकर्षण बल को जो ओवरकम करता है वो क्या कहलाता है, नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं हम। तो नाभिक में दो चीज़ें उपस्थित हुई, एक तो न्यूक्लियॉन्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि उस न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखता है। Then the characteristic of the nuclear reactions. Isotopes of one elements are changed into isotopes of another element. Nuclear reactions के सबसे खास बात क्या है, एलिमेंट चेंज हो जाता है, तत्व इसमें चेंज हो जाता है। Contents of the nuclear charge, large amount of energy are released. और दूसरी खास बात क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का इसमें उत्सर्जन होता है। Radioactive decay is the process by which the unstable nuclei lose mass or energy by emitting radiation. रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, रेडियो एक्टिव क्षय जो होता है, उस प्रोसेस में जो अस्थायी नाभिक होता है वो अपना मास या फिर अपनी एनर्जी को एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, और एक स्टेबल नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। Eventually, the unstable nuclei achieve a more stable state when they are transformed into atoms of a different element. और वो किसी स्थायी नाभिक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जो भी प्रक्रम अपने आप होता है प्रकृति में, वो हमेशा अस्थिरता से स्थिरता की तरफ होता है। और क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोसेस भी अपने आप होने वाला प्रोसेस है, प्राकृतिक रूप से होने वाला प्रोसेस है, तो वो भी हमेशा अस्थायी से कहाँ जाएगा, स्थायी की तरफ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अस्थायी नाभिक किस में चेंज होगा, स्थायी नाभिक में चेंज हो जाए। अब ये हम जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का ग्राफ है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स लिए हैं, और यहाँ पे इस वाले एक्सेस पे हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिए। अब यहाँ पे ये वाला जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। इस बेल्ट में जो भी न्यूक्लियस आएंगे वो स्थायी होते हैं, और ये हमारा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो के लिए, जहाँ पर प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। There are number of stable nuclei with an atomic number higher than 83 और neutron number higher than 126। यहाँ पे हमने ये सारे स्टेबल न्यूक्लियाई दिखाए हैं।
इसको स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं। इस स्टेबिलिटी बेल्ट में जितने भी नाभिक आएंगे वो सब के सब हमारे क्या हैं, स्थायी हैं। तो जब भी रेडियो एक्टिव डिके होगा तो यहाँ पर होने वाले और यहाँ पर होने वाले न्यूक्लियोइड्स क्या कोशिश करेंगे कि वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आ जाए। इस बेल्ट में आते ही वो क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। और इन्होंने बताया कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई वो हमारे 83 से लेकर के 126 वाले रेंज के हैं। द मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई द मोर न्यूट्रॉन्स आर नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। अब जो बात हमें यहाँ पर समझनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटॉन अगर ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा न्यूट्रॉन चाहिएंगे जिससे कि न्यूक्लियस स्थायी बन सके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और उस प्रतिकर्षण बल को कम कौन करेगा, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो साथ में न्यूट्रॉन भी ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो स्थायी बन पाएंगे। नोटिस हाउ द स्टेबिलिटी बेल्ट्स पुल अवे फ्रॉम द P = N लाइन। ये देखिए, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है हमारा और ये यहाँ से दूर होता जा रहा है इस स्टेबिलिटी रीजन से। मतलब ये स्थायी है और ये अस्थायी है। तो ये वाले जो न्यूक्लियोइड्स, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा, जहाँ पे जो नाभिक होंगे वो अस्थायी होंगे। स्टेबिलिटी इज फेवर्ड बाय इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक खास बात और देखी गई जब इस स्टेबिलिटी वाले कर्व को स्टडी किया गया। वो खास बात क्या थी कि जो सम संख्या में प्रोटॉन है और सम संख्या में अगर न्यूट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस या वो नाभिक बहुत ज़्यादा स्थायी है। 168 of the stable nuclei are even while only 4 of the stable nuclei are odd and odd। तो टोटल 168 हमारे पास ऐसे नाभिक हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन या सम संख्या में है। सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जिनमें ऑड या विषम है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रेडियो एक्टिव डिके के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।